Hello class 12 students, welcome to today's online class, and today in chapter 4 moving charges and magnetism we are going to understand about Ampere's circuital law, a very important topic in board point of view as well as I have always said, NEET and JEE also. So in this Ampere circuital law or before this Ampere circuital law we have studied about Biot-Savart law. हमने क्या पढ़ा? बायो-सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ा और बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू हमने बहुत सारे वायर्स, बहुत सारे प्रकार के वायर्स लाइक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फाइनाइट लेंथ वायर और एक लूप के कारण उसके सेंटर पे उसके एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की कितना होगा और कुछ न्यूमेरिकल भी करके देखे। मगर अब एम्पियर सर्किटल लॉ ये हम पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हमें देखेंगे कि जो कॉम्प्लिकेशन बायो-सावर्ट लॉ में थे, जैसे कि एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लो और उसके कारण ही हम पी पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन एम्पियर सर्किटल लॉ दूर करेगा। और एम्पियर सर्किटल लॉ के बेसिस पे हम लोग सोलेनॉइड, टोरॉइड, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे, जो कि बायो-सावर्ट लॉ में मैथमेटिकल कैलकुलेशन कठिन बना देता। बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू भी हो सकते हैं, कुछ बुक्स में तो बायो-सावर्ट लॉ के थ्रू भी दिए हुए हैं, मगर वो क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स आप उसके देखेंगे कि उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो काफी लंबे जा रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़े कठिन हो जाते हैं, मगर सबको आसान कर देता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो चलिए इसको समझते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। तो चलिए समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed path in a free space, free space का मतलब क्या हुआ, एयर या वैक्यूम, in a free space is equal to the product of absolute permeability याद आ रहा है, म्यू नॉट, ओके, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू नॉट एंड द नेट करंट क्या लेते थे हम, आई एनक्लोज्ड बाय द पाथ, तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, मतलब ये बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, अभी समझेंगे इसको, in a free space is equal to the product of absolute permeability mu naught into and the net current enclosed by the path, याद रखना, net current enclosed को थोड़ा आसान शब्दों में लिख देता हूं, the net current inside, समझते हैं इसको, अभी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, अभी लग रहा होगा ये क्या होगा, एक तो फॉर्मूला बन गया। अभी याद रखना कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ एक नियम है, वो बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल कर दो। देखते हैं इसको, समझते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ में लाइन इंटीग्रल कर दो
मैग्नेटिक फील्ड की। लाइन इंटीग्रल क्या होता है आसान शब्दों में समझेंगे, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड द करंट इनसाइड द एनक्लोज्ड पाथ ये पाथ हम डिसाइड करने वाले, और ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या काम आने वाला है, कैसे ये हुआ, बना कैसे, इन सब चीजों को हम समझते हैं। मगर सबसे पहली बात इसको याद रखना है आपको एक लॉ के थ्रू, क्योंकि बोर्ड में भी ये पूछा गया है। सो इट बिकेम टू बी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी मान लो बी है और एक वायर से करंट फ्लो हो रहा, ठीक, कितना करंट फ्लो हो रहा आई, और बीच में मान लो एयर या फ्री स्पेस है तो म्यू नॉट, उसकी एब्सोल्यूट परमेबिलिटी हो गई। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड या आई एनक्लोज्ड, ये बात हुई। तो चले समझते हैं इसको, चलिए समझते हैं बड़ी आसान शब्दों में, मिटाया जाए इसको, आगे समझते हैं। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये बोल रहा है कि एक वायर से मान लो करंट फ्लो करते हैं, एक वायर से मान लो करंट फ्लो करते हैं, कितना करंट फ्लो करने वाले हम लोग, आई करंट। एक वायर से हम करंट फ्लो करते हैं, एक वायर का नाम ले लेते हैं हम लोग पी क्यू, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक। और किसी जगह से एक पॉइंट पी लिए हमने, एक पॉइंट पी लिए हैं, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी हो रही है। ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस दूर है, ये पॉइंट पी जो है आर डिस्टेंस दूर है। तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे एक छोटा सा हम एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीएल। अभी खास बात देखना, अभी मैं बताऊंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हुआ। देखो करंट ऊपर जा रहा, राइट हैंड थंब रूल, पी पॉइंट पे कैसे पड़ रहा है, ये है हमारा पी पॉइंट, ये अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा, ठीक, ये यूं जा रहा, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब देखो बायो सेवर्ट लॉ में हम क्या करते थे, एक डीएल एलिमेंट लेते थे, कहां, वायर में, छोटा सा एलिमेंट लेते थे हम वायर में। मगर एम्पियर सर्किटल लॉ में हम क्या करने वाले हैं, वो छोटा सा एलिमेंट हम लोग वायर में नहीं लेने वाले। वो छोटे से एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लेते थे, फिर उसको इंटीग्रेट नहीं। वो क्या बोल रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ में, क्या बोल रहा है, आप एक वायर से करंट आई फ्लो हो रहा, ठीक, बीच में एयर या फ्री स्पेस है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आर डिस्टेंस दूर कुछ भी है ना, ये आर तो एक वेरिएबल है, आर डिस्टेंस दूर में एक पॉइंट पी ले लो और वहां पर एक एम्पियर्स लूप बनाओ। ये एम्पियर्स लूप क्या होता है, मैंने क्या बोला, लिख लेना, एम्पियर्स लूप का मतलब और क्या इसकी महत्व है, ये देखो, ये करंट अभी ऊपर जा रहा, ये करंट ऊपर जा रहा, ठीक। अब मैं इसको टॉप व्यू से देखता हूं, मैं अब क्या कर रहा हूं, टॉप व्यू से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, मतलब इसको मैं ऐसे देख रहा हूं, ऊपर से यू देख रहा हूं, इसको मैं ऊपर से यू देख रहा हूं, ठीक। तो करंट मेरे को बाहर निकलता हुआ दिखेगा, मेरे तरफ आता हुआ दिखेगा, करंट मेरे को मेरे तरफ आता हुआ दिखेगा। सो इट विल बी लाइक कुछ ऐसा। करंट को हम जब बाहर आते हुए दिखाते हैं तो कैसे बनाते हैं, है ना, एक सर्कल, उस पर डॉट, ये करंट बाहर आ रहा, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, एक आर डिस्टेंस दूर में पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हम यहां पर ये कौन सा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू हमारा, this is our top view, okay। So we are going to make a Ampere's loop। एक लूप बनाएंगे, जरूरी नहीं है सर्कल हो, आप कोई भी क्लोज्ड लूप बना सकते हैं, क्योंकि देखो एम्पियर्स लॉ में लिखा भी है ना, एनक्लोज्ड पाथ, कोई भी पाथ जो आपको सही लगे, एक स्क्वायर ले लो, एक है ना रेक्टेंगल ले लो, बस वो आपको उसका
कैलकुलेशन करना होगा वो क्लोज्ड पाथ के घूम कर जाना होगा उसमें। क्यों घूम कर जाना होगा? देखो ये r डिस्टेंस दूर है, यहां पर I करंट फ्लो हो रहा, बाहर निकल रहा I करंट निकल रहा है यहां से। r डिस्टेंस दूर पे P पॉइंट पे क्या बात हो रही? P पॉइंट पे मैंने एक dl, एक छोटा सा एलिमेंट लिया है। पहले कहां लेता था ये dl? पहले कहां लेता था मैं? वायर में लेता था, बायो-सैवर्ट लॉ में। मैं अब यहां पे ये P पॉइंट में dl एक एलिमेंट ले रहा हूं, है ना, मैं अभी वेक्टर नहीं शो करता। dl एक एलिमेंट ले रहा हूं और उस dl एलिमेंट में ये लूप, एम्पियर्स लूप में एक dl एलिमेंट लिया, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो कैसा होगा। बाहर निकल रहा है करंट P पॉइंट पे ऊपर की तरफ, ठीक, P पॉइंट पे ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, क्या वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बोल सकता हूं मैं? यहां पे भी बोल सकता हूं मैं, यहां पे भी बोल सकता हूं। क्यों? वाई द सेम? बिकॉज ऑफ कोर्स ये मैंने एम्पियर्स लूप जो बनाया है वो सर्कुलर बनाया है। एम्पियर्स लूप मैंने सर्कुलर बनाया है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट एक वायर जा रहा था तो उसके अराउंड एक इक्वी डिस्टेंस मैंने एक सर्कल ले लिया, इक्वी डिस्टेंस एक सर्कल ले लिया। इस इक्वी डिस्टेंस सर्कल के लिए r कांस्टेंट है हर जगह। r कांस्टेंट है तो जितने दूर में पॉइंट रहेगा वहां पर सारे इक्वी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां जितनी, यहां भी जितनी, यहां भी उतनी, यहां भी उतनी, यहां भी उतनी, ठीक। अब यहां पर सारे जगह में मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मतलब मैं P पॉइंट में B मान सकता हूं, P पॉइंट में B मान सकता हूं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू अवर लॉ, हमारा लॉ क्या बोलता है? हमारा लॉ बोलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर वो होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। मतलब आप क्या करिए, सिर्फ ये देखो कि इस पॉइंट पे अब हर जगह तो सेम होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, कहीं भी मूव हो जाओ मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, मगर डायरेक्शन अलग अलग होते जाएंगे। तो आप डायरेक्शन के लिए क्या बात करना, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल ले लेना, मगर मैग्नीट्यूड की जब बात करें तो B का वैल्यू क्या होगा बोलता है वो? B का वैल्यू होगा, आप लाइन इंटीग्रल करना, लाइन इंटीग्रल एक लूप में पूरा घूम जाओ तो उस लूप के अंदर जितना करंट अवेलेबल है उसका नेट करंट निकाल लीजिए। मान लो फॉर एग्जांपल सिर्फ I ना रहता, यहां पे एक करंट I, ये I1 होता, ये I2 होता, ठीक, ऐसा कुछ होता, I1 और I2 होता, तो हम लोग क्या करते, इसके रिफरेंस में I1 माइनस I2 ले लेते। क्यों माइनस लिया मैंने? क्योंकि ये बाहर निकल रहा है और ये अंदर जा रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है, ठीक। तो एक I1 को प्लस ले लिया तो उसके उल्टे में माइनस ले लूंगा इसको, और जब मैं प्लस और माइनस करूंगा I1 माइनस I2 तो नेट करंट मिल जाएगा मुझे। तो I इनसाइड कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2। अगर दोनों करंट बाहर घूमते रहते, बाहर निकलते, दोनों करंट यूं बाहर निकलते तो I1 प्लस I2 लेता मैं, किसी भी एक वायर को मैं रेफरेंस ले लेता, इस वायर को ले लेता मान लो, तो इसके अराउंड एम्पियर्स लूप बना देता। मगर ध्यान रखने वाली बात, इसके अंदर कितने, इस एम्पियर्स लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली पाथ डिसाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पाथ डिसाइड कर रहे हैं कि हम कैसे घूम के जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमने गॉस लॉ में भी किया था, याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही किए थे। गॉसेस लॉ में हमने क्या किए थे, एक पाथ डिसाइड कर लिए थे, एक पाथ डिसाइड कर लिए थे कि इसके अंदर जितनी चार्जेस हैं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे हम। अब यहां पे जस्ट उसका अलग, मगर कॉन्ट्ररी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पाथ डिसाइड कर लिए, एक रास्ता डिसाइड कर लिए, उस रास्ते के अंदर, उस सर्कल के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा, नेट करंट निकाल लो, उसमें म्यू नॉट मल्टीप्लाई कर लो, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल में आपको आंसर मिल जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। हवा लगी? कुछ समझ में आया? ठीक, समझ में आया? देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, असल में हमारा सारा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जा रहा है, हमारा पूरा कॉम्प्लिकेशन कम हो जा रहा है। कैसे? हमने डीएल लेते थे बायो-सैवर्ट लॉ में,
डीएल छोटा छोटा एलिमेंट लेते थे, उसके कारण एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते। ठीक है, अब इसमें उसने क्या किया, एम्पियर लूप में आप खुद लूप डिसाइड कर लो, एक रास्ता डिसाइड कर लो, एक रास्ता डिसाइड कर लो, और उसके अंदर जितने करंट अवेलेबल है, उसके अंदर जितने करंट अवेलेबल है, उसके कारण इस पी पॉइंट में मैग्नीट्यूड बता देगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्यों? क्योंकि उस पाथ में आप गोल घूमकर एक एनक्लोज पाथ बना रहे हैं, उसके अंदर जितने करंट अवेलेबल रहेंगे, जितने करंट रहेंगे, उसका नेट करंट निकालना है, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है, वो उसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? आई थोड़ी सी बात समझ में? अब देखिए, इससे रिलेटेड और हम लोग जब एक एप्लीकेशन करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ और एडवांटेज समझेंगे, तो ये और भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कहां कहां एप्लीकेबल है। हर जगह एप्लीकेबल है बाय द वे, मगर हमारे एनसीईआरटी में ये कुछ इस तरीके से दिया है कि कुछ कंडीशंस हैं जहां पे ये बेस्ट और इजिली एप्लीकेबल है। तो चलिए उसको देखते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये एम्पियर सर्किटल लॉ को हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। कहां पर? हर जगह अप्लाई कर सकते हैं बाय द वे, मगर कहां पर बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करें कि वो आसान बन जाए। तो सबसे पहले दिस लॉ इज इजिली एप्लीकेबल व्हेन magnetic field B vector is tangential to the length element and B is constant। देखो ये दोनों बात हमारे पहले वाले एग्जांपल में था, जो पहले ही हमने डायग्राम बनाया। क्या? एक करंट फ्लो किए, बाहर निकल रहा है करंट, एक वायर से बाहर निकल रहा, और हम एक पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है, यहां पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये P पॉइंट को हमें कैसे लेना है कि ये हमारे रास्ते में पड़े। कौन सा रास्ता? एम्पियर्स लूप के रास्ते में। एम्पियर्स लूप एक ऐसा लूप, क्लोज्ड लूप बना दिए, उसमें हम चलेंगे, ऐसे चलेंगे गोल घूम के। हाँ, पी पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे? ये आई करंट जा रहा, ठीक। सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट डीएल है, ये डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे हम, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हम लूप में कैसे चल रहे हैं? लूप में मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, है ना। कैसे चल रहा हूँ? यूं चल रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल हम डिसाइड कर लिए, यूं चल रहा हूं, मैं ऐसा चल रहा हूं, लूप में मैं ऐसा चल रहा हूं, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ठीक। तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन कहां होगा? हर जगह टेंजेंशियल होगा, ठीक। एंड बी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू द लेंथ एलिमेंट। मतलब क्या है, इसमें भी ये लेंथ एलिमेंट हमारा जिस तरीके से घूम रहा है उसके टेंजेंशियल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बी और डीएल एक दूसरे के क्या पड़ रहे हैं? बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है? बी और डीएल के बीच का एंगल, देखो डीएल भी इधर है और बी भी इधर है, बी वेक्टर। अरे कैसे बी वेक्टर? देखो करंट बाहर निकल रहा है, पी पॉइंट यहाँ पे कैसे जा रहा है? पी पॉइंट पे कैसे जा रहा है? इसको ऊपर के डायरेक्शन में। सो सी हियर वी ऑलरेडी नो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, दोनों एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर मिलकर क्या बनाने वाले हैं? म्यू नॉट इंटू आई विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। किस प्रकार का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे दो वेक्टर्स का? डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब बी डीएल कॉस थीटा लिख सकते हैं। अरे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे डिनोट करते हैं हम? देखो थीटा क्या हो जाएगा? बी और डीएल के बीच का एंगल, बी और डीएल के, बी भी इधर है, डीएल भी इधर है ना, हम घूम रहे हैं इसी रास्ते में घूम रहे हैं, तो बी भी इधर है इस पॉइंट पे और डीएल भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो चलो वैल्यू रखते हैं, बी डीएल cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री मतलब दिस विल बिकम 1। अच्छा एक और बात क्या कि ये b शुड बी कांस्टेंट। ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि b हर जगह कांस्टेंट मिलना चाहिए। देखो इक्वी डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, कांस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंस दिख रहा है, कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट है। तो चलो मैं इसको ऐसा करता हूं, b को बाहर निकाल दिया, dl ये तो 1 है, ठीक। अब देखो dl क्या होगा? छोटा एलिमेंट लाइन इंटीग्रल किया तो ये पूरा एक सर्कमफरेंस बन गया। अभी मैं सर्कमफरेंस को L लिख देता हूं, ये जो पूरा लंबाई होगी, ये पूरी लंबाई L बोल देता हूं।
तो B इंटू एल हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स ये यहाँ पर 2 पाई आर के बराबर होगा, मगर ये क्या होगा, इस लूप की लंबाई, इस लूप का लंबाई सर्कुलर है तो 2 पाई आर, अगर रेक्टेंगल होता तो उसका पैरामीटर, तो ये बन गया B इंटू एल। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे में हम अप्लाई कर सकते हैं। हम ऐसे में मतलब हम डिसाइड करेंगे अपना एम्पियर्स लूप कैसा होगा, हमारे लूप के अनुसार होना चाहिए हमारा कैलकुलेशन। ठीक, तो ये तो हो गया पहला तरीका कि कहां पर ये आसानी से अप्लाई हो सकता है। तो ये कब होगा, जब B और DL एक ही डायरेक्शन में हो, या बोल सकते हो एक ऐसा लूप बनाओ जिसमें B टेंजेंशियल हो, B टेंजेंशियल हो। ठीक, और देखते हैं एक, सो दूसरी जगह, दिस लॉ इज इजिली एप्लीकेबल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम B वेक्टर बोलते हैं, इज नॉर्मल टू द लेंथ, इज नॉर्मल टू द लेंथ एलिमेंट। हमने जो अपने पाथ का, अपने एनक्लोज्ड पाथ का लेंथ एलिमेंट लिया है उसके नॉर्मल। तो देखते हो कैसे, देखो कैसे, क्या बात बोले, इंटीग्रल ऑफ B इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैसे हुआ था समझ में आया, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो रहा था। यहां पर देखो नॉर्मल है, मतलब क्या हो रहा है, B इज परपेंडिकुलर टू DL। ठीक, तो परपेंडिकुलर मतलब एंगल दोनों के बीच का कितना है, 90 डिग्री। तो यही चीज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ B DL, लाइन इंटीग्रल ऑफ B, लाइन इंटीग्रल, ये गोला क्यों लगा, मैंने पूरा एक लूप में हम जा रहे हैं, एक लूप में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक, BDL cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू B DL 0। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, कुछ भी मल्टीप्लीकेशन हो गया 0 ही होगा। मतलब हम लोग कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि क्या करेंगे, हम आसान बनाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ में अपने लूप को कितना आसान बना सकते हैं हम उतना आसान बनाएंगे। कैसा करेंगे कि अगर कहीं पर लग रहा है कि अपने लूप को हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं कि ये B नॉर्मल हो जाए अपने लेंथ एलिमेंट के, तो उससे क्या होगा, और आसान बन जाएगा। और आपको उस पार्ट का देखेंगे, हम लोग अभी देखेंगे उस पार्ट का जो लूप बनाया है, तो कुछ एक पार्ट ऐसा होगा जो शायद वहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको 0 मिल जाए। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल बन जाएगा किसके, लाइन एलिमेंट के, लेंथ एलिमेंट के। ये भी हुआ, यहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी शायद थोड़ा सा क्लियर ना हो रहा हो, एक एग्जांपल लेंगे, एक एप्लीकेशन लेंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक जगह है जहां पे हम लोग इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल बी व्हेन B vanishes out। B vanishes out का मतलब क्या होता है, कभी कभी हमें देखेंगे, हम एक एग्जांपल देखेंगे, आज ही हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जहां पर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू 0, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0 मिलेगी, यानी कि B vanishes out। जब B की वैल्यू 0 मिल जाए, अब B की वैल्यू जब 0 मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL 0 मिलने वाला है। ठीक, तो ऐसे अरेंजमेंट हम लोग कुछ करेंगे। कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल रही है तो उसको अप्लाई कर लो, वहां पे हम अप्लाई कर लेंगे, है ना। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल मिल रही है हमको लेंथ एलिमेंट के, तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं इस एम्पियर सर्किटल लॉ को। और जहां पर टेंजेंशियल मिल रही है, दोनों का डायरेक्शन भी एक जैसे, तो बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बाय द वे हर जगह कर सकते हैं, मगर ऐसे जगह में तो बहुत ही आसानी से ही अप्लाई हो सकता है। अदरवाइज बायो-सैवर्ट लॉ में देखिएगा, बायो-सैवर्ट लॉ में आपको हर एलिमेंट एक लेंथ एलिमेंट लेते थे वायर का और उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता था। यहाँ पे क्या शॉर्ट में आपको दिखेगा कैसे इसका आंसर आ जाता है, कैसे इसका एक्सप्रेशन आ जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, करंट कैरिंग वायर कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस मूव टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। अप्लाई, कहीं इसको यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहला यूज हम लोग
और सबसे आखिरी भी, क्योंकि एक जगह यूज करके देखेंगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई इट. बाय द वे, दिस इज द ओनली एप्लीकेशन विच इज गिवन इन अवर सिलेबस. तो आप एक को अप्लाई करके देखेंगे और सारे भी आसानी से अप्लाई हो पाएंगे. देखिए क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. ऐसा हमारे सिलेबस में भी दिया है कि आप क्या करिए, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट वायर ले लीजिए. यू टेक अ वायर, ठीक, इनफाइनाइट लेंथ का. ठीक, तो इनफाइनाइट लेंथ का ले लेते हैं भाई, पहले ही ले चुके हैं हमने. बाय द वे, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. क्या आया था वो देख लेंगे, मगर हम लोगों ने बायो-सैवर्ट लॉ के थ्रू इसको कैलकुलेट कर लिया. एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक, और आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं. आर डिस्टेंस पे यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ठीक, यहां पे हमको एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहां से आई करंट ऊपर जा रहा है, समझ लो, आई करंट ऊपर जा रहा है. ठीक, तो देखो पी पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, अंदर की ओर जाएगा. ठीक, मगर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड वो हम लोग देखेंगे. तो चलो उसके लिए हम एक एम्पियर्स लूप बना लेते हैं. ये मैंने एक एम्पियर्स लूप बना दिया. कैसा है, सर्कुलर है, ऊपर से देखने पर यूं गोल घूमता हुआ एक एम्पियर्स लूप बनाया है. क्या है एम्पियर्स लूप. ठीक, ऊपर से कैसे दिखेगा, दिखाने की बात है, समझाने की बात है, बनाना जरूरी नहीं है, बट कुछ ऐसा दिखेगा. ये है करंट बाहर निकल रहा ऊपर से देखने पर. ठीक, और हमने आर डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट पी लिया है, वहां पर एक एम्पियर्स लूप बनाए हैं हमने, एक एम्पियर्स लूप बनाए हैं हमने. और वो एम्पियर्स लूप में हम लोग पी पॉइंट को रखने वाले हैं. मतलब हमारा पी पॉइंट कुछ ऐसा एडजस्ट किए हैं कि वो लूप में आए. ये मत समझ लेना, ये मत समझ लेना, यहां पे लगा दिया मैंने. ये हमारा पी पॉइंट, ठीक, यहां पे बनाता हूं. ये करंट बाहर निकल रहा है और ये हमारा एम्पियर्स लूप. ये पी पॉइंट, आर डिस्टेंस पे आई करंट फ्लो हो रहा, आई करंट निकल रहा. ठीक, नाउ सी, ये हमारा एम्पियर्स लूप है, उसका हमारा लेंथ एलिमेंट, वी हैव ऑलरेडी टेकन आवर लेंथ एलिमेंट डीएल. ठीक है, एम्पियर्स लूप बनाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या दिख रही है, ये करंट बाहर निकल रहा है. एम्पियर्स लूप में जो पी पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक डीएल यहां ले लो, यहाँ पे एम्पियर्स लूप का डायरेक्शन. मतलब हर जगह वी आर गोइंग टू गेट इट सेम. और हम चाहते भी हैं कि बी कांस्टेंट हो. याद आ रहा है हमने क्या देखा था एप्लीकेशन में, बी कांस्टेंट रखो, आसानी से कैलकुलेट करो. ठीक, तो बिल्कुल ये बात हो रही है, हर जगह हमको मिल रहा है. तो पी पॉइंट पे पता चल जाएगा, कहीं का भी पता चल जाएगा, पी का भी उतना ही होगा ऑफ कोर्स. सो लेट्स कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड. क्या बताता है मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ. जगह की कमी, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ से हमको मालूम है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड. कितना करंट है अंदर, कितना करंट है अंदर वो. ठीक, now here see again the same thing, b dot dl, वेक्टर. क्या होगा, इसको मैं ले सकता हूं लाइन इंटीग्रल ऑफ b dl cos थीटा म्यू नॉट इंटू आई इन cos थीटा. अब देखते हैं हमने अरेंजमेंट कैसा किया है. यहाँ पे अपने एम्पियर्स लूप का अरेंजमेंट कैसा किया है. एम्पियर्स लूप हमने जो बनाया है वो डीएल के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है. देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, यू ऊपर जाता हुआ, ऊपर की तरफ जाता हुआ. और हम कैसे चल रहे हैं, यहाँ पे हम भी वैसे ही डायरेक्शन में चल रहे हैं. देखो हम भी वैसे ही चल रहे हैं, हम लूप को वैसा ले लिए ना, हम अपने फायदे में ले लिए. अच्छा, कोई बोलोगे सर मान लो मैं लूप में ऐसा घूमता तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर रहती किसी भी पॉइंट पे और
आपके घूमने का डायरेक्शन नीचे रहता तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखते 180, थीटा की वैल्यू 180, cos 180 भी वही मिलता आपको, cos 180 भी 0 मिलता है ना। तो यहां पे थीटा क्या मिलेगा हमको, थीटा विल बी b.dl cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक, आई इन का मतलब कितना करंट इनसाइड है, इस लूप में कितना करंट इनसाइड है, आई करंट इनसाइड है। चलो इसमें बढ़ते हैं, ये बनेगा cos 0 क्या हो जाएगा 1, cos 0 1 हो जाएगा, तो b dl। अच्छा एक चीज एक करता हूं, यहां पे b कांस्टेंट दिख रहा है मुझे हर जगह, एक ऐसा लूप मैंने बनाया जहां b कांस्टेंट है, तो चलो अच्छा भाई b का बाहर निकाल दिया, म्यू इंटू आई। क्या सिर्फ अब आई लिखूं, क्या सिर्फ अब आई लिखूं, क्योंकि अंदर में कितना करंट है आई, एक और रहता तो फिर i1 माइनस i2, i1 प्लस i2, 2i, ये जो भी लिख सकता था। अब देखिए इस लूप में गोल घूम रहे, पूरा एक कंप्लीट राउंड घूमना है मुझे, इंट्रीगल बोला है ना, लाइन इंट्रीगल, पूरा एक कंप्लीट राउंड घूमते हैं, पूरा घूमकर वापस आते हैं, तो क्या मिल रहा है मुझे, व्हाट विल बी द लेंथ एलिमेंट नाउ 2 पाई r, है ना, एट दैट ऑफ कोर्स इट विल बी l, यूं खोल लो, ये लंबाई पूरे लेंथ के बराबर होगी, मगर ये लेंथ की वैल्यू अब क्या होने वाली है, एक सर्कल में 2 पाई r मींस b इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू इंटू आई। चलो b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू आई अपॉन 2 पाई r, म्यू इंटू आई अपॉन 2 पाई r। चलिए नाउ सी, इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं, कहां लिखा जाए, यहां लिखा जाए, एडजस्ट करके लिखते हैं, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r, क्या बिल्कुल वही है, देखो 2 पाई, तो यहां म्यू अपॉन 2 पाई लिख सकता था, इंटू आई अपॉन r, अब मैं क्या किया इसको 4 कर दिया और यहाँ पे 2, तो 2 1 जा और ये 2 पाई बन जाता। यही तो हमको मिलता था बायो-सैवर्ट लॉ में भी, याद आ रहा है, यही हमको मिलता था बायो-सैवर्ट लॉ में भी, बायो-सैवर्ट लॉ में भी यही मिला था, पन्ने पलट के देखिए यही मिला था। कैसे किए थे, छोटे छोटे एलिमेंट्स को, कितना कॉम्प्लिकेशन बन गया था। यहाँ पे देखो स्ट्रेट अवे व्हाट वी हैव डन, एक लूप डिसाइड किए अपने हिसाब से, कैसा कि बी डीएल बिल्कुल एक cos 0 बन जाए, वहां पे 0 बन गया कोई बात नहीं, cos 0 क्या बन गया 1 बन गया, और हमने लाइन इंटीग्रल 2 पाई r बनेगा क्योंकि हमने सर्कल लिया था, बस वी गॉट दैट टू बी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। है सर ये तो पहले ही कैलकुलेट करें फिर से क्यों, नो एक्चुअली वी वांट टू टेल यू, यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हाउ इजिली वी कैन कैलकुलेट, एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। एम्पियर सर्किट लॉ यही खत्म नहीं होता, हम इसको अब अप्लाई करने वाले हैं, अभी इसके बाद अप्लाई करने वाले हैं, जहां पर हम बड़ी मुश्किल से अप्लाई करते बायो-सैवर्ट लॉ को सोलेनॉइड के लिए। ये सोलेनॉइड क्या होता है अब समझेंगे, व्हाट इज सोलेनॉइड, मगर अभी के लिए राइट नाउ एज इट इज गिवन इन योर सिलेबस ऑल्सो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, पूछेगा क्या विथ एम्पियर सर्किटल लॉ, ऐसा पूछ लेगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैलकुलेट करके बताओ, तो यू हैव टू डू लाइक दिस, अंडरस्टूड। 3 नंबर क्वेश्चन पूछ चुका है ऐसा, बहुत छोटा सा एक डेरिवेशन बनता है और ऐसे कैलकुलेट करना रहता है, बन जाएगा, बनेगा, ये आसान है, बन जाएगा। न्यूमेरिकल अलग बात है, आप न्यूमेरिकल इसके बेसिस में कर लेंगे, मगर एम्पियर सर्किटल लॉ पे डिराइव करने बोलेगा, दिस इज द वे। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, फिर से एक एप्लीकेशन देखते हैं कि कहां अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सा एक डेरिवेशन आने वाला है, छोटा सा डेरिवेशन, एकदम बहुत ही बड़े कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत आसान बना देगा एम्पियर सर्किटल लॉ, जब हम इसको अप्लाई करेंगे सोलेनॉइड पे। So now let us move to a new topic, magnetic field due to a infinite long solenoid, और उसको हम यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटल लॉ से। मगर उसके पहले ये तो समझ लें कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड के बारे में आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, सोलेनॉइड के बारे में थोड़ा बहुत आपने 10th में पढ़ा था, और 10th में आपने पढ़ा था कि सोलेनॉइड कुछ इस प्रकार के होते हैं,
एक कोर दे देगा, कोर, और यू कैन से बेस। ठीक है, ये क्या है, बेस। और बेस क्यों बोला मैंने, क्योंकि इस बेस में हम वायर को लपेटने वाले हैं, वायर को लपेटने वाले। अभी तक हमने क्या देखा था, वायर सीधा था, गोल घुमा हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वायर को लपेट रहे हैं। ठीक, सो और इस वायर को फिर हम करंट फ्लो करेंगे इसमें से। ठीक, इसमें से करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो हो रहा, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा। ठीक, अब देखिए करंट के बाद, अच्छा ये क्या है, ये है हमारा बेस। बेस के बारे में कुछ जाने, तो बेस के बारे में जान लेते हैं कि बेस हमेशा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए, एक इंसुलेटर होना चाहिए। ठीक, बेस शुड बी नॉन कंडक्टिंग। ठीक, और देखो करंट कैसे जा रहा, करंट जा रहा यूं गया ऐसा, फिर गोल घूम के इधर, मतलब ऐसे 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 जा रहा, और फिर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, समझ में आई वाली बात, और फिर नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, वायर की बात करते हैं। वायर शुड बी, वायर्स इंसुलेटेड होने चाहिए। हाँ, इंसुलेटेड का बताओ। अब देखो मैंने तो यहाँ पे दूर दूर रखा है, कुछ लपेटा ऐसे कि दूर दूर, मगर ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इस बेस के ऊपर, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स। अब ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हो सकता है कि ये वायर टच आ जाए एक दूसरे से चिपके रहेंगे तो करंट ऐसा फ्लो नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट फ्लो हो गया, गोल घूमकर ही आना चाहिए, गोल घूमकर ही करंट को वहां पहुंचना है, यहां से वहां, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर गोल घूम के ही पहुंचना है। अब गोल घूम के पहुंचेगा तो इस वायर्स को इंसुलेटेड होना चाहिए, इनके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग होनी चाहिए। ठीक, तभी तो गोल घूमेंगे, उन्हें डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं हम सोलेनॉइड। ठीक, सोलेनॉइड में क्या, बेस नॉन कंडक्टिंग, वायर शुड बी इंसुलेटेड। अच्छा ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ये तो सोलेनॉइड होता है, करंट बहता है, इसमें आई करंट बहेगा, ऑब्वियस सी बात है कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मगर क्या अलग है मैग्नेटिक फील्ड से जो पहले पढ़े। हाँ, एक वायर से करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, तो हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने बता दिया। मगर सोलेनॉइड में कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है, ये सोलेनॉइड को जब फ्रीली सस्पेंड किया जाए, फ्रीली सस्पेंड, ऐसे कहीं से लटका दिया जाए, फ्रीली, गोल घूम सकता है, जो भी कर सकता है, वो मूव कर सकता है अपने हिसाब से, तो देखा गया है ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि क्या बोलेंगे, व्हेन सोलेनॉइड इज सस्पेंडेड फ्रीली, when solenoid is suspended freely, then it rests in north south direction। मतलब हमको तो मालूम था कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मगर ये हमारे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है। मतलब ये किस तरीके से बिहेव करता है, इट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट का मतलब ये हुआ कि इसका खुद का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। याद आ रही वाली बात, 10th वाली बात है ना। चलो उस पे नहीं जाएंगे, उसके बारे में हमारे लिए एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है ना, विल गो थ्रू दैट। मगर यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सो दैट्स व्हाई। चलो सबसे पहले तो देखते हैं, ये पहले बताया कि ऑब्जर्वेशन में ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी बात और होती है कि इसकी पोलैरिटी को अगर चेंज कर दिया जाए, मतलब करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन को अगर चेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि करंट अब कैसा हो रहा है, यहां से निकल रहा और ऐसा आ रहा। ठीक, तो ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन था ना, अरे हमने क्या किया, करंट पहले चालू किया, वो कुछ भी जगह, उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। ठीक है, पहले क्या था, स्विच ऑफ था, मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रहा था, करंट जा ही नहीं रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किए तो कहीं ऐसे था, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो गया।
मान लो नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन हो गया। अब हमने करंट पलटा, करंट को बदला, बैटरी को उल्टा फिट कर दिया, तो ये उल्टा पलट जाएगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन पोलैरिटी इज चेंज्ड, व्हेन पोलैरिटी इज चेंज्ड, then solenoid rotates 180 डिग्री, पूरे 180 डिग्री गोल घूम जाता है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका पोलैरिटी के कारण पोल भी चेंज हो रहे हैं। नॉर्थ अब बन जा रहा है साउथ पोल और साउथ पोल बन जा रहा है नॉर्थ पोल, तो फिर वो पलटकर अपने अर्थ के नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाता है और अलाइन हो जाता है वहां पे, और जाके क्या करता है, देन वहीं जाकर ही रुकता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। इसका मतलब ये टोटली एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है मैग्नेट की, आपको याद करना पड़ेगा, वैसी कुछ यहाँ पे बनती है, वैसे ही कुछ बनती है। मगर मैग्नेटिक फील्ड हम इसका कैलकुलेट करने वाले हैं, हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड अब कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या इतना समझ में आया? सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड होता है एक बेस में हम वायर को कुछ ऐसे लपेटेंगे, कैसे वायर, इंसुलेटेड वायर, बेस कैसा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, बैटरीज कनेक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मैग्नेटिक फील्ड जो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी मैग्नेट सोलेनॉइड के कारण, वो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह होगी, और उसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे तो वो अपने आप को भी रोटेट कर देगा 180 डिग्री। ये बात हुई। अब चलिए देखते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, स्टडी करते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा डेवलप होगा। सो नाउ दिस इज अवर सोलेनॉइड, और इसके बारे में और थोड़ा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मगर उससे पहले इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। मान लो इसकी लंबाई है L, ये सोलेनॉइड की लेंथ है L, ठीक। ये मान लो इसकी एक्सिस है, एक्सिस, अब ऑब्वियस सी बात है ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है हमको, तो इसका एक रेडियस होगा, उस रेडियस को हम लोग मान लेते हैं R, ठीक। और नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, कितने लपेटे हैं यहाँ पर, कितने लपेटे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कितने लपेटे हैं पूरे L लेंथ में, मान लो N, टोटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, ठीक। लेंथ इसका L है, L लेंथ है। अब देखो एक और चीज, एक होता है, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, ज्यादा यूज करते हैं, वो होता है स्मॉल n, जो कि होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, पर यूनिट लेंथ, क्योंकि बहुत सारे टर्न्स होते हैं, उतने टर्न्स को आप क्या करेंगे, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितना है, एक यूनिट लेंथ में कितना है, तो वो कैसे होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और कितनी लंबाई है, तो n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये बात होगी, इसको हम ध्यान देंगे। अच्छा एक और बात, जब हमको कभी इस तरीके से लिखे हुआ दिखे कि लॉन्ग सोलेनॉइड या फिर इन्फानाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, इन्फानाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, तो इसका मतलब होता क्या है ये समझना, L बहुत बड़ा होगा, L बहुत ज्यादा बड़ा होगा R के कंपैरिजन में। अभी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा क्या, कि लेंथ बहुत बड़ा होगा सोलेनॉइड का, और मान लो जैसे लेंथ होगा 5 मीटर, 2 मीटर, और रेडियस कितना होगा, बहुत कम रेडियस होगा, 0.25 या फिर 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार का रेडियस होगा। यानी कि ऐसे में हम क्या बोलने वाले हैं, इन्फानाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड बोलने वाले हैं, ठीक। ये बात समझ में, अभी तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो इस लॉन्ग सोलेनॉइड को, इस लॉन्ग सोलेनॉइड, मान लो ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, मैं इसको मिटाऊं, इसको मिटाकर मैं दिखाना चाहता हूं क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब होता है कि ये सोलेनॉइड कैसा दिखेगा अगर इसको बीच से काट दिया जाए। क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती। तो चलिए यहां पे देखते हैं,
ये देखिए, ये जो सोलेनॉइड है इसको मैं 20 से काट रहा हूं, तो 20 से काटा, तो 20 से काटने पर एक हॉलो बेस है ना इसका, हॉलो बेस, तो हॉलो बेस की एक पट्टी मिली, ये हॉलो बेस की एक पट्टी मिली। ठीक, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं इसको ताकि समझ में आए। हॉलो बेस की 2 पट्टियां मिली। अरे कटा हुआ है ये पूरा, ऐसे एक सी सेक्शन टाइप का दिख रहा है मुझे। ठीक, सी सेक्शन टाइप का दिख रहा है। ठीक, काटा हूं ना बस काटने के लिए, समझने के लिए, स्टडी करने के लिए काटा। काट दूंगा फिर करंट कहां फ्लो होगा, है ना। मैं स्टडी करने के लिए मान लो, इमेजिन करो। ठीक, तो अब देखिए ये करंट, ये कॉइल घूम के जा रही है, सॉरी वायर घूम के जा रहा है, वायर घूम के जा रहा है। अच्छा, मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया था ना, करंट के डायरेक्शन को वापस लगा देते हैं जैसा पहले था। कोई बात नहीं, ऐसा भी रख सकते हैं, बट जस्ट टू स्टडी ए स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऐसा कर देते हैं कि करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से और वापस आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल में। तो यहां पर करंट ऐसा जा रहा है। अब देखिए यहां पे करंट कैसा जा रहा है, ये करंट गया और यू घूमकर अगले कॉइल में गया, है ना। ये देखो करंट गया, यू घूमकर देखो कैसे जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा, आपकी तरफ आ रहा, बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा, मतलब ऐसे शो करूंगा तो देखो यहां ऊपर में हर जगह करंट बाहर ही निकल रहा। ये आया दूसरे कॉइल में, यहां दूसरे टर्न में, यहां ऐसे निकल रहा बाहर। सो करंट बाहर निकल रहा, करंट बाहर निकल रहा, निकल रहा बाहर, यू आ रहा। डॉट से शो करते हैं करंट बाहर निकलता हुआ प्लेन से। अब देखो नीचे की बारी, ये आया अंदर गया, फिर अंदर गया, नीचे में ध्यान दें, अंदर गया, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, हर टर्न्स नीचे में अंदर जा रहे हैं। ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है करंट। ये करंट का डायरेक्शन याद रखना, ये कट और डॉट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के लिए नहीं। आप तो उस समय याद आ रहा है सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताया थे आपने। अरे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जब भी कोई चीज को हमको ऐसा दिखाना है ना, बाहर निकलता हूं या अंदर जाता हूं, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ये करंट का डायरेक्शन है, अभी ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक, करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। चलिए राइट हैंड थंब रूल। ठीक, ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन। सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं, बाहर निकल रहा है करंट। ठीक, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। चलो बात करते हैं, देखो बाहर निकल रहा है, ये अंगूठे का बाहर निकल रहा है। चलो अब देखते हैं कैसा, सोलेनॉइड के अंदर की बात करते हैं, सोलेनॉइड के अंदर कैसा डायरेक्शन होगा। ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ, इस तरफ, मतलब इधर से इधर जा रहा। ठीक, इस तरफ जितने भी वायर्स है सबके लिए इस तरफ, जितने भी करंट कैरिंग वायर्स है सबके लिए डायरेक्शन कैसा है, देखो बाहर निकल रहा है इस तरफ, बाहर निकल रहा है इस तरफ, बाहर निकल रहा है इस तरफ। ठीक, अब इधर देखते हैं, अंदर जा रहा, अंदर जा रहा इस तरफ, इस तरफ, मतलब ऊपर के लिए भी इस तरफ, अंदर जा रहा करंट उसके लिए भी इस तरफ। और ये तो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां पर हर पॉइंट पे आप डायरेक्शन देखोगे तो करंट का डायरेक्शन ऐसा दिखेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा दिखेगा। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड, एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। कुछ ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? अरे ये तो पूरा सर्कल है, मैंने तो यहां तक की बात की बस, मगर इधर के लिए ये एक पॉइंट यहां पे है। ठीक, उसके लिए करंट ऐसा जा रहा है ना, उसके लिए करंट ऐसा जा रहा। देखो ये मान लो ये करंट आया ऐसा, है ना, तो ये फिर इस तरफ जा रहा, यहां पे देखेंगे इस तरफ जा रहा, मतलब इट इज गोइंग टू टेक द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन टू बी फ्रॉम हियर टू हियर फॉर द होल सिलेंडर, फॉर द होल सिलेंडर। और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर बनती है, सोलेनॉइड के अंदर बनती है, वो कैसी रहती है, वो रहती है स्ट्रेट पैरेलल, स्ट्रेट पैरेलल इक्वी डिस्टेंस, स्ट्रेट पैरेलल, ऑफ कोर्स स्ट्रेट है और पैरेलल है तो इक्वी डिस्टेंस बोलेंगे, इक्वी डिस्टेंस। अरे जानते हैं ना क्यों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से टकराने वाली नहीं, क्योंकि वो फोर्स लाइंस होती हैं। फोर्स लाइंस एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे, फोर्स कैसा हो नहीं सकता, है ना। यानी कि इसी को मैं बोल सकता हूं यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है एक सोलेनोइड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अच्छा ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनोइड के अंदर की, ठीक। मगर बात करते हैं इसके बाहर में, चलो बाहर करते बात करते हैं बाहर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चलो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक, ये करंट जा रहा था बाहर ऐसे, तो इसके अंदर तो ऐसा हुआ, मगर इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड कैसा होगा, देखो गोल घूमेगा इस वायर के अराउंड। देखो इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये करंट बाहर निकला, ये गोल घुमाएगा, ये गोल घुमाएगा, ऐसा गोल घुमाएगा यहाँ पे, इसके लिए भी ऐसा, इसके लिए भी ऐसा, इसके लिए भी ऐसा, ऐसा ऐसा, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अरे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो यूं घूम रहा है ये, कुछ ऐसा जा रहा है ना, यूं घूम रहा। चलो अब यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं, अंदर जा रहा, यहां पे घुमा, यहां पे घुमा, क्लॉकवाइज घूमेगा यहां पे, है ना, इसी के आसपास, सिर्फ इसी के आसपास देख रहे हैं हम लोग, टकराएंगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी नहीं टकराने वाली, है ना। सो हियर हाउ इट इज टू बी, इट इज अंदर जा रहा क्लॉकवाइज, अच्छा इधर देखो, यहां पे देखो, यहां मैग्नेटिक लाइंस कैसी हैं, यहां पे देखो मैग्नेटिक लाइंस कैसी ऐसी जा रही हैं, यानी सपोर्ट किसको कर रही है, इनसाइड में ये यूनिडायरेक्शनल, इनसाइड में स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है, तभी तो एक इसके पास में सीधी बना रही है। अरे इन सबको जोड़ लो, आपको ऐसे ही बनेगा, अब इन सबको जोड़ लो, ये भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। मगर बाहर की जब बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, एक बड़ा, मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं, देखो एक बड़े से बना रहा हूं, तो बाहर में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फिर उल्टे डायरेक्शन में और नीचे, ठीक। मैं ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड होता कितना है, आउटसाइड द सोलेनॉइड होता कितना है। तो आप कोई बोल सकते हैं कि सर वो कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक, क्यों, क्योंकि हर सर्कल के कारण एक डायरेक्शन ऐसा दिखेगा, अरे इसके कारण भी, इस वायर कारण भी इधर एक छोटा, है ना। मगर ध्यान दो, एक करंट ऊपर जा रहा और एक करंट नीचे आ रहा, एक करंट ऊपर, सॉरी एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर जा रहा और एक दूसरा डायरेक्शन नीचे आ रहा, जिसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कैंसल होके हमको मिलेगा जीरो। अब देखो कैसे, कुछ बोलेंगे सर ये तो ऐसे जा रहा ऊपर का, चलो ये और ये कैंसल हो गया, अरे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक गोल घूम रहा है ना पास ही वाले, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल तो हो रहे हैं, मगर ये वाला जो है ना, वो ये पूरा सर्कल के कारण है, तो इसके पास में एक और पॉइंट होगा, इसके पास में एक पॉइंट और पॉइंट होगा, उसके अपोजिट वाला जो होगा, ये वाले के अपोजिट ये है, इसको बड़ा सर्कल करो तो इसके अपोजिट बनाएगा वो। अरे देखो कैसे, देखो ये अंदर जा रहा, अंदर जा रहा, रिवॉल्यूशन अलग है, मतलब एक डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड का इधर मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो इसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा दे देगा। तो बाहर में सारे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैं बोल रहा हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज इक्वल टू जीरो, इज नियरली इक्वल टू जीरो बोलूंगा मैं, नियरली। अब ऑब्वियस सी बात है, ये पास में है तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा और इसके दूर में है तो कम होगा, मगर नियरली जीरो बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि आर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती जाएगी, और कम होगी और साथ में नेट तो जीरो बना ही रही है, मतलब उसको नेग्लिजिबल मान सकता हूं मैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। दो चीज जानी हमने कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड कैसा बनता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, पैरेलल, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और आउटसाइड नियरली इक्वल टू जीरो, नेट में बोलूंगा, टोटल में बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। अंडरस्टूड? क्यों, क्योंकि देखो कैंसिल कर दे रहे हैं, एक ऊपर जा रहा गोल घूम के वापस नीचे आ रहा, तो क्या हो रहा है, एक प्रकार से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो मानूंगा। अच्छा जो ऊपर सीधे सीधे जा रहा है वो तो अपने अपोजिट पॉइंट वाला, अरे पूरा सिलेंडर है, इधर के कारण मान लो इधर बन रहा, तो इसके ये पॉइंट भी तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, जो उस पॉइंट पे उसको कैंसिल कर देगा। उतना कैंसिल नहीं किया तो नियरली उसको कैंसिल कर देगा, और कैंसिल करके नेट बनाएगा जीरो। अंदर में एक ही डायरेक्शन के बन रहे भाई, अंदर में, इसीलिए अंदर में
सोलेनॉइड के पैरेलल और इक्विडिस्टेंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? इतना जानना जरूरी था, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड बहुत वीक होता है, इतना वीक को हम कि उसको जीरो मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ये तो सारी डायरेक्शन की बात हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किससे निकालेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ से। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैलकुलेट करते हैं। कैसा सोलेनॉइड है? इन्फिनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है और बाय एम्पियर सर्किटल लॉ हम करने वाले हैं। ठीक, तो इसके छोटे से इसके अजम्पशंस होते हैं, अजम्पशंस को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अजम्पशंस क्या होते हैं? वही अजम्पशंस जो अभी हमने पढ़ा। क्या अजम्पशंस होते हैं? पहले हम लोग मान लेते हैं कि पहला, मैग्नेटिक फील्ड नेट आउटसाइड, बाहर में बिल्कुल कितना हम लोग जीरो ले लेते हैं। होता बहुत कम है, एकदम नेग्लिजिबल होता है। किसके कंपैरिजन में? अंदर के कंपैरिजन में। अंदर ही तो कैलकुलेट करना है ना, मगर बाहर वाले को हम लोग आउटसाइड मान लेते हैं। देखेंगे आउटसाइड, तभी हम कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो स्ट्रेट डिस्टेंट है ना, स्ट्रेट इक्विडिस्टेंट, और साथ में इसको हम पैरेलल बोल सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पैरेलल, इक्विडिस्टेंट और स्ट्रेट होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा अजम्पशन है। होता होगा थोड़ा कुछ अलग पड़ जाता होगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक, ये किसके कारण है? इन्फिनाइट लॉन्ग के लिए, है ना। अब इन्फिनाइट लॉन्ग कब होगा? तो वो भी अजम्पशन होता है हमारा। इन्फिनाइट लॉन्ग कब तभी होगा जब लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी 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 मोर और ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। तो अगर थोड़ा छोटा होगा तो क्या होने वाला होगा? क्या होगा कि ये जो सोलेनॉइड है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो थोड़ी पैरेलल ना हो, है ना, बीच में तो सीधा हो, मगर ऐसा कुछ हो मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म नहीं होगी। यूनिफॉर्म कैसे होती? स्ट्रेट होती है। याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे हमने, बिल्कुल। तो उसके लिए हमारा अजम्पशन ये हो गया। ये दो अजम्पशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लास्ट जो हमारा अजम्पशन है, लास्ट वाला जो अजम्पशन है कि नंबर ऑफ टर्न्स n इज वेरी वेरी हाई। अरे जो नंबर ऑफ टर्न्स थे ना, देख रहे थे ना आप, जो नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहे थे उसको हाई मान के चलना है। क्यों हाई मान के? कम चलाएंगे, कम रखेंगे तो उसमें गैप आ रहे हैं, है ना, बीच में मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगी, है ना। और पूरे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कहीं भी पता कर लो, वो बी होगी, उसकी वैल्यू होगी। ठीक, ये हमारा अजम्पशन है। ठीक, सो नाउ लेट अस मूव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। So let us move to get the expression for magnetic field due to magnetic field inside a solenoid। तो उसके पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड बनाने से कैसे दिखेगा। सोलेनॉइड का एक बार डायग्राम देख लेते हैं। फिर से वही वाली बात, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है, सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। यहां पर करंट हमको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, करंट हमको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, और जस्ट इसके अपोजिट करंट हमको अंदर जाता हुआ दिख रहा है, करंट हमको अंदर जाता हुआ दिख रहा है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज दिस इज अवर क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू। ओके, अब क्रॉस सेक्शनल व्यू में हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टेक अ पॉइंट पी, कहीं भी एक पॉइंट पी ले लेंगे हम लोग। ठीक, इस पॉइंट पी पे, ठीक दिख रहा है, इस पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या बोलता है? आप एक लूप डिसाइड कर लो, उस रास्ते में पी पढ़ना चाहिए। तो चलो यहाँ पे अब देखो, ये क्योंकि ये खुद सर्कुलर है, अरे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, लेटरल क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी ट्रांसवर्सल क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमको यहां से तो सर्कल दिखेगा ना, सिलेंडर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक ऐसा लूप डिसाइड करता हूं,
एक लूप डिसाइड करता हूं पी पॉइंट के लिए, कैसा, कुछ इस प्रकार का। ठीक, एक लूप डिसाइड किया मैंने इस प्रकार का, और नाम दे देता हूं इसको ABCD। ठीक, ये मेरा लूप हो गया ABCD, और मैं चलूंगा भी ऐसी, A से B में जाऊंगा, B से C में जाऊंगा, C से D और D से A। ठीक, क्यों मैंने ऐसा लिया? क्योंकि वायर के आसपास मुझे लूप बनाना है। अरे हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ ही बोलता है किसी भी वायर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा मान लो, तो उसमें से आप लूप बना लो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मान लो ये लेंथ L, ये लेंथ L है। अब L क्यों लिया मैंने? सर L तो पूरा लेंथ होता है ना, तो ये ऑफ कोर्स इनफाइनाइट लेंथ है। तो मैं इस एम्पियर्स लूप को, ये मेरा एम्पियर्स लूप है ABCD, एम्पियर्स लूप मेरा क्या बना, ABCD जाऊंगा भी, है ना, रास्ता मेरा वही रहेगा। तो एम्पियर्स लूप ABCD में मैं कितना भी बड़ा बना लूं, उसको इनफाइनाइट लॉन्ग भी बना लूं, लेंथ हो जाएगा उसका L, है ना, उस लेंथ में भी गोल घूमूंगा तो भी उसकी वैल्यू P पॉइंट से गुजरेगी, उसका P पॉइंट से गुजरेगा वो लूप, तो इसकी लेंथ को मान लो L। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि इसका लेंथ L है। बाय द वे, लेंथ पे डिपेंड नहीं करने वाला, देखेंगे हम इसके एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला आएगा वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, इसीलिए हम L को आर्बिट्री मान लेते हैं, कोई भी उसकी वैल्यू मान लेते हैं। ठीक, अब एम्पियर्स लूप ABCD में हम देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, एक और चीज जो बात जानने वाली है, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स N है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ L है। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ L है, और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा, इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, मान लो I करंट, नंबर ऑफ टर्न्स L है, I करंट फ्लो हो रहा एक टर्न में, I करंट इन 1 टर्न, मतलब एक टर्न में, एक यूं घूम रहा, एक लपेटे में कितना करंट फ्लो हो रहा, I करंट। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लपेटे उसमें क्या हो जाएगा, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे ले लोगे आप, है ना, व्हाट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सबको एक साथ लोगे तो बढ़ जाएगा वो करंट। मगर एक टर्न में मैं मान लेता हूं, एक टर्न में I करंट है, अरे जितना, क्योंकि हमको मालूम है I इनसाइड गिनना रहता है ना, सो एक टर्न में I करंट है, ये एक टर्न में बस हमारे लूप के अंदर के। ठीक, अब देखो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। ठीक, म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। अच्छा चलो यहाँ पे ना ये इंटीग्रेशन ऑफ BDL के बारे में ज्यादा सोचते हैं। देखिए BDL जो है हमारा लूप है ना, एनक्लोज्ड लूप है, पाथ है हमारा, उसके बारे में सोचते हैं। ये पाथ कैसे बन रहा है, असल में ये पाथ बन रहा है, ये पाथ बन रहा है कहां से बन रहा है, ये रास्ता कहां से बन रहा है, ये रास्ता 4 भाग में हम बांट सकते हैं, 4 भाग में बांट सकते हैं। क्या हो जाएगा, सबसे पहले AB BDL प्लस BC BDL प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL, कौन सा, CD प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL DA। ओके, ठीक दिख रहा है, DA। ओके, नाउ सी हियर, ये जो 4 पार्ट में मैंने अपना लूप को घुमाया है, ये लूप एम्पियर्स लूप हमें दिखेगा कि हर किसी की अलग अलग वैल्यू होगी। चलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसी जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी जा रही है, देखो सबसे पहले ए के लिए देखते हैं, ए बी के लिए देखते हैं, क्योंकि ए बी पहले यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ए बी के लिए देख रहे हैं ना, ए बी के लिए ऐसा कुछ, और हमारे लेंथ का डायरेक्शन नीचे की तरफ। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले ही हमने बताया था कि देखो ये बाहर निकल रहा करंट, तो कैसे जाएगा, बाहर निकल रहा करंट कैसे जाएगा,
ऐसा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसा, ठीक। और हमारा लेंथ कैसा जा रहा है, नीचे जा रहा है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री पड़ेगा। तो याद आ रहा है बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल कॉस थीटा, थीटा में 90 मिल जाएगा तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। ए बी के लिए 0 बन गया, ठीक। बाय द वे ये कुछ पार्ट जो बाहर में है ना, बी आउटसाइड, वो भी 0 होने वाला है। बी आउट, देखो ए का कुछ पार्ट, ए बी के कुछ पार्ट बाहर में भी है, सोलेनोइड के बाहर है, वो तो 0 ही होगा। बी आउटसाइड अभी हमने देखा ना, बी नेट आउटसाइड 0 होता है। चलो ये बी डीएल की बात करते हैं। बीसी, बीसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, और हम कैसे जा रहे हैं, बी से सी में जा रहे हैं, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, यानी कि ये वाले को मैं बोल सकता हूं बी डीएल कॉस 0 डिग्री, ठीक, कॉस थीटा 0 डिग्री, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बी डीएल सीडी, सीडी के लिए देखो, सीडी हम ऊपर जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल, सर नीचे में तो आपने 90 डिग्री लिया था, ऊपर में 270 लेंगे, चलो 270 कोई बात नहीं, 270 की भी वैल्यू, cos 270 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा बी डीएल डीए, डीए, डी से लेकर ए जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ही यहाँ पे 0 होती है, इसलिए क्योंकि ये 0 हो गया इसलिए ये भी 0 हो गया, ठीक। अब क्या बचा, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, ठीक है। आई इनसाइड के बारे में आखिरी में सोचेंगे। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बचा। तो बचा हमारे पास B कांस्टेंट है, अंदर में कांस्टेंट है, हमने पहले डिसाइड कर लिया, अंदर में सब कांस्टेंट है। B की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू BC DL cos 0 डिग्री 1 बन गया, तो म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, ठीक। BC, जब हम लोग B से C में जा रहे हैं तो लेंथ कितना बन रहा है, अरे DL छोटा सा एलिमेंट था P पॉइंट पे, उसको पूरा घुमा दो B से C तक, तो क्या बन जाएगा, वो DL बन जाएगा। कहां किया जाए, कहां किया जाए, कहां किया जाए, ये यहां मिटा देते हैं, तो यहां से मिलेगा B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। बाकी सब तो 0 हो गए, हट गए इसलिए, ठीक। अब आई इनसाइड की बात करते हैं। आई इनसाइड, आई इनसाइड मतलब अंदर में कितना करंट है, इस लूप के अंदर में कितना करंट है। तो देखो यहां पे बोल सकते हैं हम लोग, यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखना, हम यहां बोल सकते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बात को ध्यान देना, यहां पे हमारा इक्वेशन छूटा है ना, ये हमारा इक्वेशन 1 ऐसा लेते हैं, ठीक। अब देखो एन इज, स्मॉल एन असल में है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, यूनिट लेंथ में 1 यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो L लेंथ में कितने होंगे, अरे n, L मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो इधर भी L, तो L लेंथ में कितने हो जाएंगे, n इंटू L नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यूनिट लेंथ में, यूनिट लेंथ कुछ भी होगा, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी होगा, उतने में n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो L लेंथ में कितने हो जाएंगे, L गुना उसका, L गुना, तो n इंटू L, ठीक। अब हमने करंट के बारे में बात की थी कि यूनिट लेंथ में सॉरी नंबर ऑफ, हमने क्या बात की थी इसके रिलेटेड, हमने बोला था कि एक टर्न में आई करंट है, ठीक, एक टर्न में आई करंट है। तो देखो हमने एल ले लिया ना, अरे मैंने दिखाया तो यहाँ पे एक वायर को हो, मगर है यहाँ पे क्या, बहुत सारे वायर है, तो देखो एक टर्न में आई करंट है, तो देखो एल लेंथ में एनएल टर्न है, तो एनएल टर्न में कितने करंट होंगे, तो एनएल टर्न में, टर्न का मतलब क्या होता है, लपेटा, वायर का कितना लपेटा है, एन इंटू एल इंटू आई करंट होंगे। अरे उसमें अरे क्या होता है, जब आप ऐड कर दो बस उसको, करंट है स्केलर क्वांटिटी, पूरे को सबको ऐड कर दो, तो देखो एक टर्न में आई करंट, तो एनएल टर्न में एनएल इंटू आई, और यही तो हमारा आई इनसाइड है। कितना करंट है उसके अंदर, जितने वायर्स निकल रहे हैं उसमें जितना करंट है, तो आई करंट सब में है, एक एक टर्न में, तो एनएल में, अरे एनएल कैसे हुआ, यूनिट लेंथ एन, एल लेंथ में कितने, एनएल, तो एनएल लेंथ में कितना करंट, एन इंटू एल इंटू आई। तो यही चीज को अब मैं यहां लिख रहा हूं,
घबराना नहीं इसमें, यही चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, दिस विल बिकम टू बी, यही चीज कैसी बन जाएगी यहां पे कि B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई। अब मैंने बताया था पहले ही कि लेंथ पे कुछ डिपेंडेंट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा देखो, इसलिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये हमको मिल गया मैग्नीट्यूड। और बाय द वे हमको मालूम है मैग्नीट्यूड ये मिला है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, दिस साइड टू दिस साइड, ठीक। मैग्नीट्यूड B की वैल्यू मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। म्यू नॉट क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई है क्या, करंट इन ईच टर्न, करंट इन ईच टर्न, एक जो करंट फ्लो हो रहा। अब बहुत सारे वायर भी लपेटे हुए, तो ज्यादा वाले को क्या किया हमने, हटा दिया, बिल्कुल कैसे किया हमने अरेंजमेंट, ये हमारा इक्वेशन बन गया। देखिए कितने आसानी से हुआ। अगर आसान नहीं लग रहा तो बायो-सैवर्ट लॉस इसको कैलकुलेट करके कभी देखना, आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, रेफरेंस बुक में कहीं कहीं दिखेगा। बहुत ही हार्ड है, क्यों, कैलकुलेशन हार्ड है एक्चुअली, कुछ उसका बायो-सैवर्ट लॉ हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन हार्ड है उसका। तो ये मिल गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई याद रहेगा, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, सब याद रहेगा। लेट अस डू अ न्यूमेरिकल अबाउट इट। सो नाउ दिस इज अवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करना है। अ सोलेनॉइड इज 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग एक सोलेनॉइड है और उसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ऐसा कभी दिखे ना तो पहले ही समझ लेना 2 मीटर लॉन्ग है और 3 सेंटीमीटर का डायमीटर है, उसका आधा उसका रेडियस होगा, बहुत ही छोटा, ठीक। यानी कि क्या है, लॉन्ग सोलेनॉइड या फिर इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड है। इट हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, 5 लेयर है उसके वाइंडिंग के, मतलब एक बार पूरा लपेटे, फिर 2 बार, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और हर एक बार में हजार टर्न है, हजार लपेटे हैं, ठीक। यहीं से समझ में आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, 5 लेयर्स 1000 टर्न्स, यानी 5000 टर्न्स है टोटल, कैपिटल एन, ठीक। और कितना करंट जा रहा है एक वायर से, 5 एम्पियर का, बोला ना कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट जितना निकल रहा है बैटरी से 5 करंट का जा रहा है, 5 एम्पियर का जा रहा है, सॉरी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर पे पता करो मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन देख के कभी कभी ऐसा लगता है नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना देता है आसान, मगर कैसे। लेंथ इज 2 मीटर, डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, ठीक दिख रहा है, डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, एंड लेयर्स कितने हैं, 5 है ना। नंबर ऑफ टर्न्स ईच लेयर में है ना, नंबर ऑफ टर्न्स ईच लेयर में कितने हैं, 1000, यहीं पे घूमते हैं इस क्वेश्चन में, 1000 एन की वैल्यू है। एक टर्न सॉरी एक लेयर में कितना है ये टर्न्स, और कितना करंट है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। पता क्या करना है, टू फाइंड, बोलता है पता कर लो बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, हाँ सेंटर पे ही बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर में जितना भी होगा यूनिफॉर्म ही होगा, तो सेंटर में जितना है वहीं आसपास भी। तो चलो वी नो डैट, सबसे पहली बात कि हमें कैलकुलेट करना है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स लेयर है 5 और एक लेयर में 1000 टर्न्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश इज इक्वल टू एन इंटू लेयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हमारे 1000 इंटू 5, यानी कि 5000 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हुए, ठीक है। इतने लपेटे हैं सोलेनॉइड में पूरे, क्योंकि एक लेयर में 1000 थे, 5 लेयर है उसके, ठीक। अब नंबर ऑफ टर्न्स, नाउ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही तो कैलकुलेट करना रहता था। n इज इक्वल टू क्या होगा, n डैश अपॉन l, यानी कि 5000 अपॉन 2, यानी कि ये होगा 2500 टर्न्स
पर मीटर, मीटर में था ना, पर मीटर, ठीक, इधर मिटाया जाए। अब n पता चल गया, और कुछ पता करना है, और कुछ पता करना है, हाँ b, सुनाओ b मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये तो नहीं मालूम, मैग्नेटिक फील्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू नहीं मालूम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मालूम है। तो चलो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो नीचे यहाँ 4 पाई लगा देता हूँ और यहाँ पे 4 पाई मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की 10 टू द पावर -7, ठीक। n की वैल्यू कितनी निकली है 25, 100, करंट की वैल्यू 5 और ये 4 पाई, घबराने की बात नहीं, 4 पाई भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। b इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक काम करते, सॉल्यूशन को ऐसे एडजस्टमेंट करते, 25 इंटू 4 है ना, 2500 इंटू 4, तो ये हो गया 10,000 इंटू 5 इंटू 22/7 इंटू 10 टू द पावर -7। ये वाले को आखिरी में लिखो मैंने, क्या किया मैंने, पाई की वैल्यू 22/7 कर दिया, 5 ये रहा, ये 4 और ये 2500 मल्टीप्लाई हो गए 10,000 बन गए। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10,000 को 10 टू द पावर मैं लिख सकता हूं 4, और ये 5 इंटू 22 110/7 बचा, इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -7। आसान बनाना है हमें, ठीक है। ये एक 0 यहाँ पे और मिल रहा है, तो ये हटाकर इसको 10 टू द पावर 5 बना देता हूं। अब 11/7 निकालना है, 11/7 आप निकाल सकते हैं, 1.57 आता है, डिवाइड करके देखिएगा, और इंटू 10 टू द पावर 5 -7 यानी -10 टू द पावर -2 टेस्ला। ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितने आसानी से आया। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि n की वैल्यू रखना है, ये कैपिटल N मत रख लेना, 1000 रख लेते हैं बच्चे, नहीं तो 5000 रख लेते हैं, गलत है वो। लेंथ क्यों दिया हुआ है, डायमीटर कोई मतलब नहीं था, बस इतना बताने के लिए था कि ये बहुत छोटा है, लेंथ बहुत बड़ा है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक बनेगा। सो आंसर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 1.57 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं असाइनमेंट के लिए, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। ट्राई टू सॉल्व इट एज असाइनमेंट इन योर नोटबुक एंड गिव मी द आंसर इन व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप में आंसर सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। क्वेश्चन जरूर देखना, इसके बाद मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं असाइनमेंट, उसको पॉज करके सॉल्व करना, और फिर हम लोग उसके बाद फिर नए टॉपिक को करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। So this is your assignment question. Pause it and solve it and get the answer.